स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार पे। तो आज हम इतिहास में आधुनिक भारत का भाग प्रथम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इतिहास में जो आधुनिक भारत है उसका पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें क्या भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कब कब हुआ, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे स्थापित हुई थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे आधुनिक भारत का पार्ट 1 से वो आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, आपके लिए लड्डू साबित होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट क्या है, देखो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। कहाँ है कालीकट, ठीक है, वास्को डी गामा क्या था, एक पुर्तगाली था। ठीक है, ये देखो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। ठीक है, देखो पूरी डेट क्या थी, देखो ये निकला कब था खोज में, देखो 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था तथा वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कापड़ गांव में पहुंचा था। ठीक है, याद रखना कब पहुंचा, 20 मई 1498 को कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, और खोज में कब निकला था, 8 जुलाई 1497 को ये भारत की खोज में निकला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉयसरॉय बनकर आया तथा 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क वॉयसरॉय बना। ठीक है, वहीं अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। ठीक है, जो क्या ये वॉयसरॉय बना दूसरा, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता, गोवा को जीता था। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री होती है, ठीक है, कोचीन में खोली थी। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, कार्नेलिस डी हस्तमान था। ठीक है, क्या बताया कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोजी, कोठी मतलब से अर्थ है यहाँ इनकी फैक्ट्री कहाँ खोली, कोचीन में खोली थी। ठीक है, वहीं भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, तो ये था हमारा कार्नेलिस डी हस्तमान था। ठीक है, देखो चर्चा करते हैं यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी स्थापित थी और कौन कौन से वर्ष ये स्थापित हुए। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1498, जिस ईयर कौन वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। ठीक है, कालीकट नामक स्थान पे पहुंचा था, तो उस समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई कब, 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसके 2 वर्ष पश्चात। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1616 ईस्वी में हुई। ठीक है, वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 ईस्वी में हुई। और जो अंतिम था हमारा स्वीडिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना कब की गई, 1731 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखना सबसे उसमें से इंपोर्टेंट क्या होता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ठीक है, इसी के संदर्भ में 1857 की क्रांति भी इसी के कारण ज्यादा भड़क उठती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखो 1600 ईस्वी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया था। क्या बोला कि 1600 ईस्वी इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया, अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 271 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। देखो क्या बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसमें प्रारंभ में 217 साझेदार थे तथा पहला गवर्नर कौन था, टॉमस स्मिथ था। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितनी साझेदार थे, तो 217 साझेदार थे। उस समय गवर्नर कौन था, तो टॉमस स्मिथ उस समय गवर्नर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि देखो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करें तो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, उस समय मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर था। ठीक है, और मुगल
दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन कौन था? हॉकिंस था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर थे। ठीक है, कौन सी ईस्वी में आया था? 1609 ईस्वी में आया था। ठीक है, फैक्ट नेक्स्ट फैक्ट की ओर बनते हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी मतलब फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। ठीक है, क्या बोले कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को क्या बनाया? अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट, उस समय कौन थे? जहांगीर थे, उनके दरबार में भेजा। और अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसे फैक्ट्री बोलते हैं, सूरत में स्थापित की गई। कब की गई? 1608 ईस्वी में खोली गई थी। ठीक है, पॉइंट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ठीक है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्या? एक मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की, फैक्ट्री बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की और 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्या बोला? भारत में अगर फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। ठीक है, वहीं 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की क्या की? स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, इसकी स्थापना किसके? फ्रैंको कैरो द्वारा की गई, फ्रैंको कैरो द्वारा की गई थी। ठीक है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज के साथ बेदरा के युद्ध से हुआ था। डचों का अंतिम रूप से पतन कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। किसकी की वजह से हुआ था? अंग्रेजों के साथ इनका वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हो गया? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, बंगाल से संदर्भित है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व की से पूरी तरह क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया? बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व से पूरी तरह मुक्त हो गया था। वहीं 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बनाई गई। देखो, 1704 तक तो जो बंगाल की राजधानी थी ढाका थी, लेकिन 1704 से हटाकर कहां कर दी गई? मुर्शिदाबाद कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। 1726 ईस्वी में मुर्शिदा कुली खां की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। ठीक है, 1726 में मुर्शिद कुली खां की क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का क्या बोला? नया नवाब नियुक्त किया गया। वहीं सुराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। ठीक है, जो सुराजुद्दौला था वो 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का क्या बना? नवाब बना। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध की बात करें तो कब? 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। देखो, बात आई प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 ईस्वी में। ठीक है, इसका पूरी डेट क्या थी? देखो, प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। ठीक है, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव के षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। ठीक है, क्या डेट थी? 20 जून 1756 प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? गठबंधन किया। ठीक है, क्या बोला? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? एक गठबंधन किया। अगर
बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा व्याख्यात्मक रूप में पढ़े तो देखो, बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर, मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ी। लेकिन बात आती है इस लड़ाई में जीत किसकी हुई। देखो, लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हो गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया तथा मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन किया तथा इस युद्ध को क्या दिया, अंजाम दिया। लेकिन इनका क्या होगी, हार होगी और अंग्रेज क्या हो गए, इसमें जीत गए। तो ये आधुनिक भारत का क्या था, पार्ट 1 था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट बताए। छोटा संक्षिप्त वीडियो है आपके लिए, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ मैंने आपको बताया। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आई। जब कौन आया था भारत में, वास्को डी गामा आया था। कहाँ पे, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, और वहीं स्वीडिश है कंपनी है 1731 ईस्वी में क्या हुई, स्थापित हुई। ठीक है, तो ये आधुनिक भारत का क्या था, पार्ट 1 था, जो आपके लिए क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। इसके बाद मेरा आधुनिक भारत का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत के जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉनसन हो गए, लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, सर जॉन बार्लो हो गए, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड अमरहर्स्ट हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए, सर चार्ल्स मेटकॉफ हो गए और लॉर्ड ऑकलैंड हो गए। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो हो गए, लॉर्ड हार्डिंग हो गए। वहीं जो अंतिम गवर्नर थे कौन, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक। ठीक है, जिसने हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति अपनाई थी, जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, वहीं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, पहली बार डाक टिकटों को इसी के समय में जारी किया गया था तथा कलकत्ता व आगरा के मध्य तार सेवा प्रारंभ की गई थी। किसके, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, हड़प नीति का प्रतिपादन किया था इसने। ठीक है, किसने, लॉर्ड डलहौजी। तो सेकंड पार्ट हमारा किसके बारे में होगा, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको इसी प्रकार के कनेक्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन सुपकार से संलग्न हो सकते हो, जहां आपको क्या किया जाता है, आपका बेस तैयार किया जाता है। ठीक है, आपको क्या दिया जाता है, एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है और आगामी आने वाले समय समस्याओं के लिए समाधान हेतु क्या किया जाता है, एक मजबूत स्तंभ के लिए तैयार किया जाता है। मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपके सामने होगा, जिसमें भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में चर्चा करेंगे।